हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन को बच्चों हम लोग एस चांद बुक से सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 74 बच्चों। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, यहाँ से सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर इसके पहले के वीडियोस आपको चाहिए एस चांद के मोशन के हो या फोर्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन के हो, तो यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एस चांद सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एस चांद सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 74 है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। विच फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ से हमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, जिनको नहीं पता है बच्चों सुन लीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, सो न्यूटन सेकंड लॉ से हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को बताता है, तो जवाब है फोर्स को बताता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में नहीं पता है तो आगे की वीडियोस देखते रहिए, वहां पे भी डिटेल में भी इसका डिस्कशन होगा जब लॉन्ग आंसर टाइप तक हम लोग पहुंचेंगे। तो अभी ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो याद रखिए आप कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वही किसको बताता है, फोर्स को। ओके, तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच करस्पॉन्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ओके, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ओके, ये बात हमने पढ़ी थी न्यूटन सेकंड लॉ में। जिसको नहीं पता है सुन लीजिए, इसी चीज को हम बुक में जब पढ़ेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या बात होती है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है, इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। देखिए बहुत इजी है। मान लीजिए बच्चों स्टूडेंट्स, किसी बॉडी का मास m है। ठीक, अभी ये u वेलोसिटी से जा रही है स्ट्रेट लाइन में, ये मास m है और ये u वेलोसिटी से जा रही है। आफ्टर टाइम t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी हो गई, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद बच्चों इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी, मास तो अभी भी m है और वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछे कि इनिशियल मोमेंटम कितना, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम, स्टार्टिंग में मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी यानी कि m इनटू यू। ठीक, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी एफ m इनटू वी। ठीक है, ये लीजिए। और चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा, ये जो ट्रायंगल जैसा बनाया साइन इसको हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। जिसको नहीं पता है सुन लो, ये जो ट्रायंगल जैसा सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ओके, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब फिजिक्स में होता है चेंज। ठीक, CHANG चेंज। ठीक, तो डेल्टा पी लिखा है यानी कि चेंज इन मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक, तो फाइनल मोमेंटम कितना है, m इंटू वी एम वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू यू। चेक कर लीजिए, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू। ठीक, m इंटू यू। और यहाँ से ब्रैकेट में लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मास कॉमन ले लेंगे। तो m अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू m कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ गया v माइनस यू। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो में आ रहा है, यस आ रहा है। ठीक, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू m इन द ब्रैकेट v माइनस यू। ठीक है, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। लेकिन ये चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में हुआ है, t टाइम में हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको जब चेंज इन मोमेंटम, भाई ये चेंज इन मोमेंटम जो आया है ये कितने टाइम में हुआ है, टी टाइम में हुआ है। तो टी टाइम में इतना चेंज इन मोमेंटम है, ध्यान से करो, टी टाइम में इतना चेंज इन मोमेंटम है, इतना इतना, ये जो भी दिख रहा है m इन द ब्रैकेट v माइनस यू। ठीक, तो 1 यूनिट टाइम में कितना चेंज इन मोमेंटम होगा, जवाब है इसको टाइम t से डिवाइड लगा दो, क्या दिक्कत है। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ निकालने के लिए, अब देखिए इसके आगे मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो चेंज इन मोमेंटम है ठीक उसको टाइम से डिवाइड लगा दीजिए। सो m इन द ब्रैकेट v माइनस यू बाई टी। अब देखो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, अपनी सहूलियत के लिए वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने 1 लिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा यहाँ से हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो इक्वल आया होगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आया, के की वैल्यू हमने 1 ली। अब के की वैल्यू 1 क्यों लिए वो आपको पता चलेगा, अब हम फोर्स की
यूनिट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उसकी अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा के आपको इक्वल लगाना है। तो ये देखिए, ये आपका फोर्स का रिलेशन आ गया किसके साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ। यानी कि फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये देखिए कह रहा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक, किसी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, या किसी बॉडी का जो मोमेंटम है और उस किसी बॉडी का जो मोमेंटम है और वो बॉडी, उस बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, करेक्ट। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, जवाब है, ध्यान से सुनिए बच्चों, जवाब है जो फोर्स होगा आपका, ये क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और फोर्स को अगर क्वांटिफाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। इसलिए यहां पर आंसर लिखा है फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। एम इन द ब्रैकेट वी माइनस यू, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी क्या है, टाइम है। ओके, तो आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स मतलब एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हमको बतानी है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम्स में फोर्स का यूनिट क्या माना गया है, न्यूटन माना गया है। देखिए फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को यदि आप किलोग्राम में रखते हैं, ओके, और एक्सेलरेशन अगर आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको ही नाम दिया गया क्या, न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट्स। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। और न्यूटन को शॉर्ट में हम कैपिटल एन से लिखते हैं, ठीक। न्यूटन का नोटेशन क्या है, कैपिटल एन। तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, तो ये बताने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो सबको पता है, ठीक, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब देखो, इतना सबको पता है कि मास को हम किलोग्राम में लेंगे, एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेंगे, ठीक है ना। तो मास का यूनिट क्या है बच्चों, किलोग्राम है, ठीक। और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन को हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक। तो ये सारी बातें आप लोग को पता है। अब करना क्या है यहाँ पर, अगर आपको 1 न्यूटन का फोर्स लेके आना है कि 1 न्यूटन कितना होता है, मतलब ये जो फोर्स है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो जाए, ऐसा करने के लिए आपको मास को भी 1 करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को भी 1 करना पड़ेगा। मतलब समझो, आपको क्या करना है, आपको एक बॉडी लेनी है, ये कोई बॉडी है, और पक्का करना है कि इसका मास कितना है, 1 किलोग्राम है। ध्यान से सुनिए, ठीक। मास कितना है इसका, 1 किलोग्राम है, ये आपने फिक्स कर दिया, मास फिक्स कर दिया। अब इस पे आओ, इस पे पुश करो, इसको पुश करो, चलो करो पुश। पुश करोगे तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो ये एक्सलेट होगी, ठीक है। तो इस पे तब तक पुश करते रहो जब तक इसका एक्सलेशन कितना ना हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुन लो, आपने पुश किया, इसका एक्सलेशन अभी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर आपने पुश किया, इसका एक्सलेशन बढ़ गया 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर आपने पुश किया, इसका एक्सेलरेशन बढ़ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे करते करते एक पुश ऐसा आएगा कि जब ये बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस टाइम आप बोलोगे कि आपने जो पुश लगाया वो 1 न्यूटन का फोर्स है। तो 1 न्यूटन का फोर्स क्या होता है, 1 न्यूटन का फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक। तो ये चीज है बच्चों, तो आपको इस तरीके का पुश लगाना है, इस पे इस तरीके का पुश लगाना है, पुश या फिर आप बोल सकते हो इतना फोर्स लगाना है कि इसमें कितना एक्सेलरेशन आ जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाए। अगर ऐसा हो गया तब फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। देख लीजिए यहाँ से कैसे, मास लिया कितना, 1 किलोग्राम, और फोर्स लगाया इस 1 किलोग्राम के ऊपर, और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक। अब ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको ही न्यूटन बोला जाता है, याद रखिएगा। तो फोर्स कितना आ गया, 1 न्यूटन। न्यूटन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन को शॉर्ट में कैपिटल एन लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्स 1 न्यूटन कब आता है, ये डेफिनेशन लिखी हुई पढ़ लीजिए। 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो क्या करता है, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, जो आपके सामने किया वो आप लिख दीजिए। 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, जो कि 1 किलोग्राम की बॉडी पे एक्ट करने पर क्या करता है, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इट। तो 1 न्यूटन ऐसा फोर्स है जो 1 किलोग्राम की बॉडी पे अप्लाई करने पर उस बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सक्लेट करा दे। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ओके,
फोर्स और एक्सलेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है? वैसे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। ठीक है, ये तो फोर्स को क्वांटिफाई करने का फॉर्मूला है, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ फोर्स और एक्सलेशन के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन का मतलब क्या है कि यदि आप फोर्स को बढ़ाओगे तो क्या एक्सलेशन बढ़ेगा या कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। एक बॉडी ले लीजिए, बॉडी का मास फिक्स कर दीजिए, ये कोई बॉडी है और बॉडी का मास हो गया फिक्स, सपोज इसका मास कितना है, m है। अब हम क्या करेंगे, अब आप खुद से सोचो जरा, खुद ध्यान लगाओ, अगर हम इसको धीरे से पुश करेंगे, इस पे थोड़ा पुश लगाएंगे, थोड़ा पुश का मतलब है कि इस पे फोर्स अभी हमने कम लगाया है, तो फोर्स अगर हमने कम लगाया, मान लो ये रेस्ट पे है, ठीक है ना, हमने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक, अभी ये रेस्ट पे, तो सोचो अगर ये रेस्ट पे है बच्चों, ठीक है, अगर ये रेस्ट पे बॉडी, तो इसकी वेलोसिटी, भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, जैसे ही आप इसको पुश करोगे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक, तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी जब आ जाएगी किसी टाइम इंटरवल टी में, सपोज कोई टाइम इंटरवल टी है, ठीक, टाइम इंटरवल टी में इसमें वेलोसिटी कितनी आ गई, मान लो अब इसमें वेलोसिटी कितनी आ गई, ठीक है, u 0 था, रेस्ट पे थी, अब इसमें वेलोसिटी आ गई, अरे भाई मान लो कि आपने ऐसा पुश किया कि वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकंड की। ठीक, तो देखिए ये आपने पुश किया, सपोज F1 फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, F1 फोर्स लगाया, ठीक, तो इसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 से बढ़ के 5 हो गई, 5 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, कितने टाइम में, टी सेकंड में, कितने टाइम में, टी सेकंड में। तो एक्सलेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 5 माइनस यू बाय टी कितना आ गया, 5 बाय टी। ठीक है, अब टाइम की वैल्यू लेट अस से 1 सेकंड ले लो, मान लो 1 सेकंड में चेक कर रहे हैं, मान लो हम 1 सेकंड में चेक कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये देखिए नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास 1, ओके, 5 बाय 1 कितना हो जाएगा, 5 क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लीजिए। यानी कि आपने ऐसा पुश किया कि इसमें एक्सलेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलेशन आ गया, यानी कि बॉडी 5 मीटर पर सेकंड के रेट से अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगी, ऐसा पुश दिया है। अब सेकंड देखिए जरा, सेकंड, बॉडी वही है, मास वही है, लेकिन इस बार आपने पुश दिया थोड़ा ज़्यादा, मान लो, ठीक, थोड़ा ज़्यादा, यानी कि F2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, F1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, F2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, F1 हो गया। तब क्या होगा, इसमें ज़्यादा वेलोसिटी आ जाएगी भाई, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मान लो कि पुश करने पर 1 सेकंड में, आफ्टर 1 सेकंड आपने चेक किया और इसकी वेलोसिटी हो गई इस बार 10 मीटर पर सेकंड, लिए लीजिए, तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। ओके स्टूडेंट्स, v कितना है, 10 है, और u कितना है, 0, और टाइम कितना है 1, 10 माइनस 0, 10 बाई 1, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लीजिए। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो सीधे सीधे कि भाई जो एक्सलेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सलेशन होगा, खत्म कहानी। मास अगर फिक्स है, ठीक है, मास तो फिक्स था, वही मास यहाँ पर था, वही मास यहाँ पर है, ठीक है, मास हमने फिक्स कर दिया, और हम क्या देख रहे हैं, हम जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उतनी ज़्यादा एक्सलेट हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन acceleration produced in any body is directly proportional to force applied on the body, बस खत्म। ठीक, तो acceleration produced in a body is directly proportional to force acting on it। ओके, बात समझ में आ गई, ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, एक्सलेशन और फोर्स के बीच में, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे बॉडी पे उतना ज़्यादा वो एक्सलेट हो जाएगी, यानी कि उतना ज़्यादा उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जिनको नहीं मतलब पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि जितना ज़्यादा ये उतना ज़्यादा ये, यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है और फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के, फोर्स बढ़ा दोगे एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। इसीलिए फोर्स के फॉर्मूले में फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए में आप देखोगे, यहाँ से देख भी सकते हो, मास कांस्टेंट है तो मास को यहाँ से हटा के आप ऐसे बोल सकते हो। ये देखिए अब आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ओके स्टूडेंट, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है इफ द मास ऑफ अ बॉडी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बोथ डबल। तो बच्चों देखिए जरा, मास ऑफ अ बॉडी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बोथ डबल। तो मान लो कि आपके पास कोई बॉडी थी, ध्यान दें, ये बॉडी का मास m था, मान लो बॉडी का मास कितना था, m था, ठीक, और इस बॉडी के ऊपर आप फोर्स f लगा रहे थे, कितना फोर्स लगा रहे थे, f लगा रहे थे। ठीक है, अब देखिए इतना तो सबको पता होगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है, यानी कि फोर्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है फिजिक्स में वो है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा ना, एफ इज इक्वल्स टू एम में, वही वाला फॉर्मूला। ठीक, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अगर यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मास यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के फोर्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। ओके, सो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, कैसे आ जाएगा ये, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक है,
फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिए। तो उन्होंने बोला कि भाई कोई बॉडी है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जरा, मास m है, फोर्स f लगा रहे हैं, तो एक्सलेशन सपोज यहाँ पर a है, कितना है a, तो एक्सलेशन कैसे निकलता है, यहाँ से देखिए एक्सलेशन निकालने के लिए फोर्स को मास से डिवाइड करते हैं, ठीक। तो फोर्स कितना है, f है, और मास कितना है, m है, ठीक। ये ऐसा कुछ है। अब इन्होंने आगे क्या बोला है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है ना। ये एक्सक्लेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी कब, जब फोर्स f लग रहा है, मास m है, ठीक। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखिए कह रहा है कि इफ मास ऑफ अ बॉडी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर डबल, दोनों को डबल कर दो, मास को डबल कर दो, फोर्स को डबल कर दो, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर आप खुद सोचो, फोर्स को डबल करोगे, मास को डबल करोगे, क्या एक्सक्लेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। क्यों भाई, यहाँ f की जगह 2f आ जाएगा, m की जगह 2m आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वापस से f/m आ जाएगा। करके दिखाता हूँ, देखो हमने क्या किया, मास डबल कर दिया, ये लो मास डबल कर दो, ठीक। पहले मास कितना था इस बॉडी का, m, अब कितना हो गया 2m, डबल हो गया भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। अब मास कितना हो गया 2m हो गया, अब न्यू मास कितना हो गया 2m हो गया, और फोर्स कितना हो गया, f की जगह फोर्स कितना हो गया 2f, पहले हम कितना फोर्स लगा रहे थे f, अब कितना लगा रहे हैं 2f, ओके। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये लीजिए, ये डबल फोर्स हो गया, ठीक, मास भी डबल हो गया। अगर अब हम एक्सलेशन आपसे पूछें, ए न्यू, न्यू का मतलब न्यू एक्सलरेशन, तो एक्सलेशन निकालने का तरीका तो वही है ना, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितना है 2f, मास कितना है 2m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्सलेशन न्यू जो हो जाएगा वो कितना आ गया f/m, और f/m इक्वेशन नंबर 1 से f/m कितना था, a था, यानी कि जितना एक्सलेशन पहले था उतना ही एक्सलेशन अभी भी, a न्यू इज इक्वल टू a आ गया, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप किसी बॉडी का मास डबल कर दोगे और फोर्स भी डबल कर दोगे, तो उसमें प्रोड्यूस होने वाले एक्सलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सलेशन विल रिमेन सेम। तो यही आंसर है, इफ द मास ऑफ अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बोथ डबल देन द एक्सलेशन विल रिमेन सेम, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपको बोल रहे हैं नेम द फिजिकल क्वांटिटी यूज यूनिट इज न्यूटन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। बहुत इजी है, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है विच फिजिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ अ जेट एरोप्लेन, ओके। अब देखिए ये कोई जेट एरोप्लेन है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा एक सिस्टम है, अभी ये रेस्ट पर है मान लो, ठीक है ना। अगर ये रेस्ट पर है तो इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम होगा अभी कितना, इसका जो नेट मोमेंटम है, नेट मोमेंटम है वो 0 है, मानते हो कि नहीं। क्यों सर, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। तो अभी ये रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, लेट अस से m, कुछ ना कुछ इसका मास होगा, ओके स्टूडेंट्स, लेट अस से m, तो m इंटू वी, तो इसका नेट मोमेंटम कितना आ गया, इसका नेट मोमेंटम m इंटू वी कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, ये बोलता है कि देखिए किसी सिस्टम का जो नेट मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। अगर किसी सिस्टम में कोई भी चेंज हो रहे हो, ठीक है, तो उसका जो नेट मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, प्रोवाइडेड दैट कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो उसके ऊपर, बाहर से कोई इसको डिस्टर्ब ना कर रहा हो फोर्स लगा के, ठीक। तो ध्यान से सुनो, ये जो आपका जेट एरोप्लेन है, ठीक है ना, अभी इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट तो आके ऐसा फोर्स लगा नहीं रहा है, जो भी होगा इसका इस सिस्टम के अंदर ही होगा। मतलब आपको पता है इसका फ्यूल बर्न होगा, इसका फ्यूल बर्न होगा और गैसेस पीछे निकलेंगी इस तरीके से, ध्यान से समझिएगा, इसका फ्यूल बर्न होगा, गैसेस इस तरीके से पीछे निकलेंगी। अब ये जेट आगे की डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे एक और डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी जब ये रेस्ट पर था, यानी कि जब अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इस सिस्टम का नेट मोमेंटम, ये बिफोर वाला काम है, बिफोर, अभी जेट स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, रेस्ट पर है। तो बिफोर जब ये स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसका नेट मोमेंटम कितना है 0 है, तो स्टार्ट होने के बाद भी नेट मोमेंटम कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जरा इसी जेट को हमने यहाँ पर बनाया, ये इस तरीके से। अब मान लो ये स्टार्ट हो चुका है, तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें इसके जो फ्यूल्स वगैरह होंगे वो बर्न करना स्टार्ट करेंगे, तो पीछे की डायरेक्शन में कुछ गैसेस ऐसे निकलेंगी, ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो गैसेस पीछे की डायरेक्शन में निकल रही हैं, अब देखो बच्चों, जो गैस पीछे इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो उस गैस के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो आई कहाँ, कहीं बाहर से तो आई नहीं है तो उसी सिस्टम का पार्ट है ना, यानी कि इस सिस्टम को किसी ने बाहर से डिस्टर्ब नहीं किया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, कुछ मोमेंटम पीछे की डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर आ रहा है। क्यों आ रहा है, ध्यान से चेक करो, पीछे जो गैस निकल रही है इसके पास कुछ ना कुछ तो मास होगा,
यस सर। कुछ ना कुछ तो मास होगा, यस सर। इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, किसी वेलोसिटी से पीछे निकल रहा होगा, ठीक, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी है गैसेस के पास, यानी कि गैसेस के पास मोमेंटम है, यस सर। तो ये जो पीछे की डायरेक्शन में गैसेस निकल रही हैं इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, लेट अस से वो मोमेंटम कितना है, P1 है। लेट अस से वो मोमेंटम कितना है, P1 है, ठीक। अब सुनो, अगर पीछे की डायरेक्शन में एक मोमेंटम बन गया है और नेट मोमेंटम अगर जीरो करना है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान से सुन लीजिए, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यदि पीछे की डायरेक्शन में एक मोमेंटम बना है तो उतना ही मोमेंटम आगे की डायरेक्शन में बनेगा, उतना ही मोमेंटम आगे की डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि रॉकेट को भी एक मोमेंटम मिलता है, कितना, उतना ही जितना पीछे बना है। तो गैसेस जितना मोमेंटम लेके पीछे की डायरेक्शन में निकलती हैं उतना ही मोमेंटम रॉकेट को भी मिलता है, ठीक। बस रॉकेट आगे चलने लगता है, क्या दिक्कत है। देखिए जब तक नहीं चल रहा था नेट मोमेंटम कितना था, जीरो। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रॉकेट जब स्टार्ट हो जाता है तब क्या होता है, गैसेस के पास कुछ मोमेंटम आ जाता है, तो जितना मोमेंटम पीछे बनेगा उतना ही तो आगे बनेगा, बात समझो। मान लो पीछे की डायरेक्शन में बना P1, ठीक, P1 बोल दो आप, P बोल दो, लो P बोल दो, पीछे की डायरेक्शन में बना P, तो ये पीछे की डायरेक्शन में, ओके, तो आगे की डायरेक्शन में भी इसको मोमेंटम कितना मिलेगा, P मिलेगा, ओके स्टूडेंट्स। अब ये राइट हैंड डायरेक्शन है इसलिए हमने P लिखा, ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन है हमने माइनस लिखा। तो अब इस रॉकेट को ध्यान से देखिए, ये पूरा एक सिस्टम है, अभी भी पूरा क्या एक सिस्टम है, गैसेस को भी हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि गैसेस उसी रॉकेट का पार्ट थी, कहीं बाहर से नहीं आई हैं, ठीक। तो नेट मोमेंटम अभी भी कितना है, नेट मोमेंटम अभी भी कितना है, चेक कर लीजिए, प्लस P और प्लस करेंगे इसमें माइनस P, तो आंसर कितना आएगा, प्लस P प्लस माइनस P इज इक्वल टू जीरो। अभी भी नेट मोमेंटम कितना है, जीरो। यही तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए आप कह सकते हो कि रॉकेट आगे की दिशा में चलता है, ठीक। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बाकी आपको डिटेल में करना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट वगैरह फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो बस थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ अ जेट एरोप्लेन, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच अ रॉकेट वर्क। अब रॉकेट कैसे वर्क करता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही, देखिए एक रॉकेट बना लीजिए इस तरीके से, ये रॉकेट है, ओके। अब अभी ये रॉकेट रेस्ट पर है, अभी ये रॉकेट क्या है, रेस्ट पे। अगर ये रेस्ट पे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। लेकिन अगर हम इसका मोमेंटम निकालें, ओके, या नेट मोमेंटम निकालें, नेट मोमेंटम निकालें, इसका नेट मोमेंटम निकालें तो कितना आएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ओके स्टूडेंट्स। तो अब आप चेक कर लो, इसके पास कुछ ना कुछ तो मास होगा, लेट अस से m, लेकिन इसकी वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम इसके पास जीरो है, ठीक। तो अभी रॉकेट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी रॉकेट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसके पास नेट मोमेंटम कितना है, जीरो। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम को डिस्टर्ब ना किया जाए, ये रॉकेट पूरा सिस्टम है, इसमें जो भी फ्यूल वूल भरा हुआ है, जो भी रॉकेट के पार्ट्स हैं, सब मिला जुला के फिजिक्स में एक सिस्टम है, तो ये पूरा एक सिस्टम है, ओके स्टूडेंट्स। अब अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो इसका नेट मोमेंटम अभी भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब इसमें कुछ भी हो जाए, अंदर इसके कुछ भी हो जाए, मतलब इसमें जो गैसेस हैं, जो फ्यूल है, वो कुछ भी करें, बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक। तो अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं आ रहा है, इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो तब इसका नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। मतलब समझो जब ये रॉकेट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखो, मान लो रॉकेट स्टार्ट हो चुका है, ठीक, ये देखिए ये रॉकेट स्टार्ट हो चुका है, रॉकेट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब ये रॉकेट अगर स्टार्ट होगा तो क्या होता है, पीछे गैसेस निकलती हैं इस तरीके से। अब जो पीछे गैसेस निकल रही हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, पीछे जो गैसेस निकल रही हैं उन गैसेस के पास कुछ ना कुछ मास है, यस सर, उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, यस सर। यानी कि ध्यान से चेक करिए, एक मोमेंटम पीछे की डायरेक्शन में पैदा हो गया है, लेट अस से मोमेंटम P, ठीक है, जो गैसेस निकल रही हैं पीछे की डायरेक्शन में उसके पास कितना मोमेंटम है, P, ठीक। तो सुनो ध्यान से, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर हम ध्यान में रखें तो यदि पीछे की डायरेक्शन में जितना मोमेंटम बन रहा है उतना ही आगे की डायरेक्शन में भी बनना चाहिए। सोचो क्यों सर, तभी तो नेट मोमेंटम जीरो आएगा। भाई देखो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, तो पीछे वाला मोमेंटम अगर आप माइनस P ले रहे हो तो आगे की डायरेक्शन में जो मोमेंटम लोगे प्लस P लोगे। सुन लो ध्यान से, गैसेस जो भी निकल रही है पीछे की डायरेक्शन में उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, ठीक। तो हमने कहा गैसेस के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है, कितना है, अभी साइन हटा दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, कितना मोमेंटम है, P मोमेंटम है, ठीक। तो अगर गैसेस को P मोमेंटम मिला पीछे की डायरेक्शन में तो रॉकेट को आगे की डायरेक्शन में P मोमेंटम मिलेगा, ये वाला मोमेंटम इस डायरेक्शन में और ये वाला इस डायरेक्शन में, ठीक। यही रीजन है मैंने इसको प्लस P लिखा था, इसको माइनस P लिखा था। अब चेक कर लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग तो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम नेट मोमेंटम निकालें फिर से, नेट मोमेंटम अगर हम फिर से निकालें रॉकेट स्टार्ट होने के बाद, तो अभी भी जीरो आ रहा है, कैसे, इधर वाला
प्लस पी, जितना मोमेंटम इधर मिला उतना ही इधर मिला, प्लस पी माइनस पी, आंसर कितना आ गया 0। लीजिए पहले भी नेट मोमेंटम 0 था, अभी भी नेट मोमेंटम क्या है 0 है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन सॉरी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि रॉकेट जो चलता है ऐसे आगे की दिशा में, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम हेल्प ले सकते हैं किसकी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कैसे? आप बोलोगे भैया गैसेस पीछे निकल रही हैं तो उसके पास एक मोमेंटम आ गया, तो उतना ही मोमेंटम रॉकेट को मिल जाएगा ताकि नेट मोमेंटम फिर से कितना आ जाए 0 आ जाए, क्या दिक्कत है। और रॉकेट के पास मोमेंटम आने का मतलब है कि रॉकेट के पास एक तरीके का फोर्स आ जाएगा, रॉकेट आगे की दिशा में चलेगा, क्या दिक्कत है। ठीक, तो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अ रॉकेट कैन प्रोपेल इटसेल्फ इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में रॉकेट क्या खुद से ही चलेगा, अपने आप से ही चलेगा? बताओ। हाँ, अपने आप से चलेगा। क्यों? क्योंकि रॉकेट बेस करता है, मतलब रॉकेट का जो चलना होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो जिसको नहीं पता है, लास्ट क्वेश्चन में बताया था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्व, शायद अभी क्वेश्चन सीधे देख रहे हो यूट्यूब पे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? मान लो ये रॉकेट है, इसका मास कितना है m है, ठीक, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है, मान लो ये रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ये रेस्ट पर है, रॉकेट रेस्ट पर है, तो इसका नेट मोमेंटम कितना है 0 है, इसका नेट मोमेंटम कितना है 0 है। ओके स्टूडेंट्स, तो रॉकेट जब चलेगा वैक्यूम में तब क्या होगा, ये देखो जैसे ही रॉकेट वैक्यूम में जाता है क्या होगा, ध्यान से चेक करिए। ये रॉकेट से कुछ गैसेस निकल रही होंगी पीछे की डायरेक्शन में, तो रॉकेट से जो गैसेस निकल रही होंगी इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, किसकी, जो गैसेस पीछे निकल रही। अब मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, यानी कि जो पीछे गैसेस निकल रही हैं उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, माना कि वो मोमेंटम कितना है p है। अब सुनो, अगर पीछे की डायरेक्शन में p मोमेंटम मिल रहा है, पहले नेट मोमेंटम कितना था 0, अब गैसेस ने पीछे की डायरेक्शन में मोमेंटम बना लिया p, क्यों? क्योंकि गैस के पास मास है, वेलोसिटी v, वेलोसिटी से पीछे की डायरेक्शन में गैसेस निकल रही हैं। अब जितने मोमेंटम से गैसेस निकल रही हैं पीछे की डायरेक्शन में, उतना ही मोमेंटम रॉकेट को नहीं मिल जाएगा, बताओ आगे की डायरेक्शन में। यस सर, चेक कर लीजिए, अगर p मोमेंटम पीछे बना है, ठीक, तो p मोमेंटम आगे बनेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम का नेट मोमेंटम कितना होना चाहिए 0, क्योंकि आपने देखा था स्टार्टिंग में जब रॉकेट रेस्ट पे था तो नेट मोमेंटम कितना था 0। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि आगे की डायरेक्शन में एक मोमेंटम p मिलेगा, पीछे p तो आगे भी p, आगे वाले इस मोमेंटम को हमने क्या बोला प्लस p, इसको हमने बोला माइनस p। क्यों? क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ नेट मोमेंटम निकालेंगे जब रॉकेट चल रहा है वैक्यूम में, अभी भी अगर आप नेट मोमेंटम निकालोगे तो अभी भी 0 आएगा। चेक कर लीजिए, इस डायरेक्शन में प्लस p और प्लस पीछे क्या है माइनस p, तो ये लीजिए प्लस p और प्लस माइनस p कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से अभी भी नेट मोमेंटम कितना है 0 है। तो बस ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि रॉकेट प्रपल्शन सिस्टम किस पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। वेरी इजी बच्चों, ये 1 न्यूटन का डेफिनेशन देना चाहते हैं। हमको पता है अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम, और इस बॉडी को हम पुश कर रहे हैं, इतने फोर्स से पुश करना है कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना हो जाए, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो फोर्स कितना होगा 1 न्यूटन। देख लीजिए, F इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है मास कैलकुलेट करने का, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, ठीक है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ओके स्टूडेंट्स, तो m कितना है 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो देखिए 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है इसको ही नाम दिया गया न्यूटन। ओके, तो फोर्स कितना हो गया 1 न्यूटन, ठीक है ना। तो 1 न्यूटन का फोर्स क्या होता है, जो 1 किलोग्राम की बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं 1 न्यूटन। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन अ मास ऑफ 10 किलोग्राम। तो बच्चों एक बॉडी है कोई, और इस बॉडी का जो मास है, ये बॉडी का जो मास है वो कितना है, वो है 10 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, और इस बॉडी के ऊपर हमने कितना फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, यानी कि फोर्स लगाया हमने इसके ऊपर कितना 5 न्यूटन का। अब कह रहा है कि ये बताओ इस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये आपको बताना है। ठीक, तो हमने पढ़ा हुआ है क्या, हमने पढ़ा है बच्चों फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब ध्यान दें, ये मास इधर एक्सेलरेशन में मल्टीप्लाई, तो मास आके इधर फोर्स में डिवाइड करेगा, तो फोर्स बाय मास, ये मास ने यहाँ पे आके डिवाइड किया, फोर्स बाय मास क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय
मास। ये लीजिए, इस तरीके से बॉडी में जो एक्सक्रेशन प्रोड्यूस होगा उसको निकालने का तरीका क्या है, फोर्स बाय मास। तो बस कर दो, F इज इक्वल्स टू एफ बाय एम। करना कुछ नहीं है, F की जगह क्या रखेंगे, फोर्स कितना है 5 न्यूटन और मास कितना है 1। ठीक, तो यहाँ से एक्सक्लेशन कितना आ जाएगा 5/1, 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा 5। और एक्सक्लेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स अगर न्यूटन में, मास किलोग्राम में, तो एक्सक्लेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स अगर आप 1 नहीं 10 है, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे 10 किलोग्राम है, मास कितना है 10 किलोग्राम। ठीक, तो 5/10 कितना होगा 0.5। ठीक, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर 10 किलोग्राम की बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा दोगे तो इसमें जो एक्सक्लेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा 0.5 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये बॉडी अब इस तरीके से चलने लगेगी स्ट्रेट लाइन में कि हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड का चेंज में भी इंक्रीमेंट होगा। फोर्स लगा रहे हो ना आप, ठीक है ना। ओके, तो बहरहाल आपने पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर अगर हमारे क्लासेस से, तो आपको पता होगा कि एक्सलेशन का मतलब क्या होता है। अभी तो हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताना था, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए।